हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, साल के पहले आईपीओ बीसीसीएल मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का जो आईपीओ है उसकी प्राइस बैंड की अनाउंसमेंट कल की तारीख में हो सकती है। मतलब 5 जनवरी के आसपास इसकी प्राइस बैंड की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो इसका प्राइस बैंड क्या हो सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसी के साथ जो ये इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है उसको लेकर चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा चल रही है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी है। बट क्या शेयर होल्डर जो कोटा है उसके अंदर वाकई में लोगों को फायदा होने वाला है, मतलब ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वाकई में शेयर होल्डर कोटा फायदेमंद है या नहीं है। उसी के साथ जो यूएस वेनेजुएला पर अटैक किया यूएस ने, इससे स्टॉक मार्केट पर, गोल्ड सिल्वर पर, क्रूड पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं बीसीसीएल आईपीओ मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ, उसका एक्सपेक्टेड एक अंदाजन प्राइस बैंड क्या हो सकता है। तो देखिए, एक न्यूज ऐसी है मार्केट के अंदर कि भाई इसका जो इश्यू साइज है 1300 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है और पूरा का पूरा ये ओएफएस होने वाला है, जिसके अंदर 46.57 करोड़ शेयर्स जो है ये सेल करने वाली है। तो देखिए, अगर मान लो इसका इश्यू साइज 1300 करोड़ रुपए के आसपास रहा और 46.57 करोड़ अगर ये सेल करेगी तो उसका प्राइस बैंड करीब करीब जो बनेगा 28 से 30 रुपए के बीच में। ठीक है ना। मान लो थोड़ा बहुत अगर फिक्स मान लो प्राइस बैंड मतलब इश्यू साइज रहा 1300 करोड़ रुपए के आसपास, तो प्राइस बैंड जो है, रेंज होती है ना प्राइस बैंड की, तो वो 26 से 28 रुपए के बीच में बन सकती है। और थोड़ी सी ऊपर रही, जो 1300 करोड़ रुपए से थोड़ा बहुत ऊपर रहा, 1330 करोड़, 1350 करोड़ ऐसा कुछ रहा, तो 28 से 30 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड बन सकता है। और मान लो इश्यू साइज में थोड़ा और ज़्यादा चेंजेस करें तो उस हिसाब से इश्यू साइज के हिसाब से ही प्राइस बैंड के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी जो लगभग अंदाजा हो रहा है कि भाई 28 से 30 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड हो सकता है अंदाजा। ठीक है, ये बाद में जब इश्यू साइज ये पूरा डिसाइड करेंगे, जब इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट कल की तारीख में आएगा, ये तो बाद में पता चलेगा। बट अभी के जो इश्यू साइज के हिसाब से इसका प्राइस बैंड ये बन सकता है। ठीक है ना। बाकी जो इसके ऊपर डिटेल्स है कल शाम तक आ जाएगी। अब दोस्तों, एक चीज कि भाई शेयर होल्डर कोटा के अंदर अप्लाई करने पर या शेयर होल्डर कैटेगरी जो है उसके अंदर क्या वाकई में इस आईपीओ के अंदर फायदा होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। और दोस्तों, शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल कौन है मैंने आपको पहले भी क्लियर कर लिया। जिन लोगों ने 1 जनवरी को लास्ट 1 जनवरी को कोल इंडिया का शेयर लिया था वो सारे एलिजिबल है। आप कहेंगे कि हमको पता नहीं था, वो नहीं था। तो देखिए, मैंने 23 दिसंबर को एक वीडियो डाला था कोल इंडिया पर, मतलब ये बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल पर वीडियो डाला था कि भाई अभी आप लेके रख लो। अब न्यूज़ आ रही है, कभी भी आरएचपी फाइल हो सकती है। आरएचपी अचानक फाइल होती है। 12 जनवरी को फाइल हुई थी, ठीक है ना, मतलब 2 जनवरी को फाइल हुई थी इसकी आरएचपी, मैं सॉरी 12 जनवरी बोल दिया। तो 2 जनवरी को मैंने वीडियो भी डाला था। फिर न्यूज़ जो है हमें 3 जनवरी को या 2 जनवरी की रात को एकदम से देखने को मिली। तो वो आरएचपी हमको किसी को फ़ोन करके वो फाइल नहीं करते हैं, आरएचपी फाइल हो जाती है। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब कोई बात नहीं, आप नहीं एलिजिबल हो तो भी कोई चिंता नहीं है। ठीक है ना। अब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर फायदा है या नहीं है, तो मान लो देखिए इसका इश्यू साइज 1300 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ, तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम दिया जाता है 10%। आईसीआईसीआई एएमसी में था 5%। तो किसी में 10%, किसी में 5%, वो अब कंपनी कल डिसाइड करेगी क्या होगा, वो जो भी आ जाएगा बाहर। ठीक है। तो मान लो 10% भी हुआ तो 1300 करोड़ का 130 करोड़ रुपए वो शेयर होल्डर कोटा के लिए होगा, तो बहुत छोटा अमाउंट है। और वहीं अगर हुआ 5% तो सिर्फ 65 करोड़ रुपए के आसपास का शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होगा। तो उसके कंपैरिजन में रिटेल को देखें, रिटेल पोर्शन अगर ये मान लो इश्यू साइज 1300 करोड़ रुपए हुआ तो रिटेलर्स के लिए 455 करोड़ रुपए के आसपास का रिजर्व पोर्शन होगा, मतलब ये रिटेलर्स के लिए होगा। तो रिटेल कोटा के अंदर अप्लाई करने के लिए ज़्यादा फायदा होगा, मतलब उसके अंदर थोड़े चांसेस ज़्यादा बनेंगे। और उसकी बजाय अगर आप आईसीआईसीआई एएमसी से कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई एएमसी का इशू साइज बड़ा था। ठीक है ना, 10,000 करोड़ रुपए का इशू साइज था। तो उसके अंदर अगर शेयर होल्डर कोटा 5% का भी था तो वो भी 500 करोड़ रुपए होता है, तो भी कम नहीं होता है। तो ये चीज़ है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसके अंदर शेयर होल्डर इशू साइज भी छोटा है तो शेयर होल्डर कैटेगरी भी उस हिसाब से छोटी ही होगी। तो ये चीज़ है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा होगा, पर इश्यू साइज छोटा है ना, तो क्या कि अलॉटमेंट मिलना रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों के अंदर ही मुश्किल ही होने वाला है। मतलब इसके अंदर अलॉटमेंट की जो चांसेस है वो थोड़े से कम रहेंगे बजाय आईसीआईसीआई एएमसी की। जैसे आईसीआईसीआई एएमसी थोड़े से ज़्यादा था क्योंकि इश्यू साइज बड़ा था। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। ठीक है ना। आप शेयर होल्डर कोटा के लिए भले ही एलिजिबल हो गए, बट अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है रिटेल, एचएनआई और शेयर होल्डर सभी कैटेगरी के अंदर।
फिर इसके अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी है, एम्प्लॉय तो लिमिटेड होंगे, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बट आप मत अप्लाई कीजिएगा एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, आप एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है ना। फिर आप कहोगे भूल से मैंने अप्लाई कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपके, बाद में भूल भूल आप करते रहना, बट करना मत अप्लाई। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मतलब ऐसे ही कर देते कि हम सोचते हैं कि भाई क्या पता अलॉटमेंट मिल जाए, अप्लाई कर देते हैं। मत करना भाई साहब, आपका वो जो अलॉटमेंट है, जो एप्लीकेशन है, वो सारी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर यूं ही बैठे रहोगे, ठीक है ना। जो अभी मिल रहा है तो आप उसमें ट्राई कीजिए ज़्यादा, शेयर होल्डर कैटेगरी है तो शेयर होल्डर में, और बाकी रिटेल एचएनआई में आप ट्राई कर दीजिए। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अभी जीएमपी 16 से 18 रुपये के बीच में बता रही है, मतलब अच्छी जीएमपी बता रही है, ठीक है ना। अभी डिमांड तो अच्छी बनी हुई है, बट अभी देखिए आपने नोट किया होगा यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया था। तो ये वेनेजुएला क्या है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जिसको कहते हैं, तो तेल के कुएं हैं, वो वेनेजुएला के अंदर है अभी, मतलब ऐसा माना जाता है, जो भी वर्ल्ड की जो जानकारी है उसके अनुसार वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल, जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, वो वहाँ पर है अभी, ठीक है ना। ये जो सऊदी अरब वगैरह उनसे भी ज़्यादा है इसके पास। तो अभी क्या है कि यूएस ने इस पर अटैक किया है, तो अभी सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी इसके पास है। तो एक तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है उन पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो सब जगह देखिए, सब जगह इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर प्राइस वॉलेटाइल होंगे तो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट सब जगह होगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई यूएस का जो मार्केट है वो वॉलेटाइल रह सकता है, वेनेजुएला वगैरह इनका मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। वेनेजुएला का चलो वर्ल्ड पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, पर यूएस का मार्केट ग्लोबल मार्केट पर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके कारण इंडिया के मार्केट पर भी हो सकता है इम्पैक्ट देखने को मिले। अगर मान लो इंडिया के मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो थोड़ा जो इम्पैक्ट है वो आईपीओ मार्केट पर भी होगा। जैसे ये बीसीसीएल आईपीओ आ रहा है तो इस पर भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो जीएमपी आज 16 से 18 है, मान लो बाद में कम भी हो सकती है, मान लो जो जीएमपी आज 50% है वो 30% भी आ सकती है, तो ये इम्पैक्ट तो देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है। दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट डाउन रहे, स्टॉक मार्केट सारे डाउन रहे या उन पर इम्पैक्ट देखने को मिला, वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही, तो इसका बेनिफिट किसको होगा? गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस जो है उनमें थोड़ा बहुत और हाइक देखने को मिल सकता है, उनमें और तेजी देखने को मिल सकती है अगर वॉलेटाइल रहे तो। वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रही, भाई यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया है, उसका कोई ग्लोबली मार्केट ने या वर्ल्ड के मार्केट ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, तो कोई ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर रिएक्शन ज़्यादा दे दिया और यूएस कुछ और भी, भाई वेनेजुएला पर अटैक वगैरह और ज़्यादा तेज हो गए, तो थोड़ा और इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और ग्लोबल मार्केट थोड़े थोड़े इम्पैक्ट होंगे। तो ये इम्पैक्ट बढ़ सकता है स्टॉक मार्केट पर, गोल्ड सिल्वर पर, क्रूड ऑयल पर, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी और अदर अपकमिंग आईपीओस की बात करें, भाई जनवरी महीने के अंदर अपकमिंग आईपीओस, तो उनकी अभी कोई डेट फिक्स आई नहीं है। आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और मुझे लगता है कल मंडे का वेट करके उसके बाद हो सकता है हमें डेट्स देखने को मिले, क्योंकि कल इम्पैक्ट क्या आता है ग्लोबल मार्केट पर, उस अनुसार भी काफ़ी जो कंपनियां आईपीओ लेके आने वाली है, तो वो भी थोड़ा सोच समझ के उस हिसाब से आईपीओ प्लान कर सकती है, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा अपडेट आपको मिलते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।